जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए गद्य विधाएं बैच 2026 जो लॉन्च किया गया है, ये आपके पाठ्यक्रम में यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 10 जो कि गद्य विधा के विभिन्न विधाओं से संबंधित, यानी गद्य विधा के तहत जीवनी, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, आत्मकथा, जितने भी अलग अलग विधाएं हैं वो इसमें आते हैं। और कुल मिला के पाठ्यक्रम में 14 रचनाएं लगी हैं, जिनमें आपको ऐप पे जो क्लासेस चल रही हैं, संस्कृति के 4 अध्याय, अरे या यावर रहेगा याद, और साथ ही साथ हम मुर्दैया का क्लास भी वहाँ लेके चल रहे हैं। बाकी और भी क्लासेस हैं जो अपडेट कर दी गई हैं। उसी क्रम में आज जो हम बात करने वाले हैं, अपने पाठ्यक्रम में लगा हुआ है सिलेबस में रेखा चित्र विधा के तहत माटी की मूर्ति, जो कि राम बेनीपुरी जी के द्वारा जो है रचित रचना है। इससे पूर्व आपको बता दें कि ये 299 रुपये है और ऐप पे जाके आप जो है बैच में इनरोल कर सकते हैं। क्लासेज चल रहा है और यहाँ पे हम माटी की मूर्ति आज क्लास करने वाले हैं। और इस तरह अगर आप जब जाएंगे तो ऐप में आपको इस तरीके से अलग अलग फोल्डर देखने को मिलेंगे और हर एक फोल्डर में आपको वो चीज़ें क्रमशः पढ़ने को मिलेंगी। ऐप में जब भी जाएंगे आप तो कहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, ये जो तीसरे नंबर पे ये है यूजीसी नेट हिंदी साइट पेड कोर्स, इसी में जाके आप बैच में इनरोल कर सकते हैं। क्लासेस चल रहा है और जैसे ही क्लास में ले और मुझे व्हाट्सएप पे कर दें ताकि वो मेन ग्रुप में आपको जोड़ दें। देखिए, तो हम माटी की मूर्ति पढ़ने के पूर्व, जैसा कि एक तरीका हमारा ये पढ़ने का होता है कि जब भी जो भी रचना लगा है उस रचना से संबंधित रचनाकार के बारे में भी पढ़ लिया जाए, और अगर वो किसी विधा के तहत लगा हुआ है तो उस विधा को भी जान लिया जाए। तो ये हमारे लिए ये होता है कि हम विधा भी समझ लिए और साथ ही साथ जो है लेखक को समझ लिए। इसके बाद हम रचना पे आते हैं। तो देखिए, एक बार हम थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर ये माटी की मूर्ति रेखा चित्र विधा के तहत है, तो रेखा चित्र होता क्या है। पहले तो मन में यही आना चाहिए कि रेखा चित्र क्या है। तो अंग्रेजी में यदि देखेंगे तो अंग्रेजी में स्केच बोलते हैं और हिंदी में इसी चीज को कहते हैं रेखा चित्र। यानी एक तरीके से स्केच की तरह रेखा चित्र भी है, लेकिन बस ये देखिए कि जैसे स्केच में आप एक क्या होता है कि क्रमशः कोई भी पाई वगैरह खींच देते हैं और मतलब कि ड्रॉ करके कुछ ना कुछ एक रूप देते हैं, आकार देते हैं। उसी तरीके से रेखा चित्र में जो है कम से कम शब्द में अगर कलात्मक ढंग से किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य का आप अंकन कर पाए और जिनमें आप ये देखें कि साधन क्या होना चाहिए, इसमें शब्द होने चाहिए। ऐसा सबसा उस चीज को व्यंजित करे ना कि वो जो चीजें आप कहना चाहते हैं वो जीवंत हो उठे। यानी एक तरीके से अगर देखें तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी भावपूर्ण अगर सजीव अंकन कर पा रहे हैं शब्दों के माध्यम से, तो वो रेखा चित्र कहलाता है। अंग्रेजी में उसको स्केच कहते हैं और हिंदी में आप इसको एक तरीके से कह सकते हैं शब्द चित्र। अब ये जो चीजें हैं, ये रेखा चित्र में विशेषता अगर देखें तो गुण क्या है, इसमें गुण ये है कि इसमें आप देखिए जैसे कहानी में हमें कौतूहल होता है जानने का हर एक चीज के पीछे, निबंध में किसी चीज की डेप्थ, जो उसकी गहराई हो, गद्य काव्य में जैसे एक लयात्मकता हो, भावात्मक हो, डायरी में निश्चल मन की अभिव्यक्ति हो। तो ये सब क्या है, कहानी है, निबंध है, डायरी है, संस्मरण है, आत्मकथा है, सब अलग अलग विधाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि रेखा चित्र में आप देखेंगे तो रेखा चित्र जो है कई विधाओं का एक तरीके से कह सकते हैं ना कि संयोजन, विचित्र समुच्चय मिलके आता है उसमें। आप अगर देखेंगे तो जैसे कहानी है, कहानी एक विधा है और कहानी में हर एक चीज के पीछे जानने का आपके मन में होता है कि कौतूहल होता है कि अच्छा आगे क्या हुआ होगा। सेम चीज अगर दूसरी विधा में हम कहानी के बाद जाए तो निबंध, अगर आप शुक्ल जी के निबंधों को पढ़ रहे हैं तो निबंध में आप देखते हैं हर एक चीज को लेके कितनी गहराई होती है, चिंतन मनन होता है। और वही चीज अगर देखें डायरी में, डायरी भी एक तरीके से विधा है और डायरी में आप देखेंगे कोई भी चीज की एक तरीके से अभिव्यक्ति होती है, अपने निश्चल मन से कोई भी चीज, आपके भाव होते हैं वो साकार रूप में आते हैं डायरी में। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि भेंट वार्ता है तो उसमें खुलापन होता है। और अगर देखें आत्मकथा जीवनी है तो उसमें भी बेबाकी से बातों को रख दिया जाता है। यानी इसी तरीके से जो आपका रेखा चित्र है, इन विभिन्न साहित्यिक रसों के घोल से घुली ये रेखाएं अंगड़ाई लेकर विशिष्ट चित्रों में ढल जाती हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि रेखा चित्र विभिन्न विधाओं की विशेषताओं का विचित्र समुच्चय है, जो कोई भी घटना, कोई भी वस्तु, किसी भी भाव को जीवंत रूप दे देता है। अब मन में आएगा कि फिर ये रेखा चित्र
जो विधा है क्या ये पहले से हिंदी में एग्जिस्ट करता था कि ये नई नवीन विधा में है? देखिए रेखा चित्र जो है इसको अगर कहें कि जिसमें गुणों के तौर पे देखें संवेदनशीलता है, संक्षिप्तता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, प्रतीकात्मकता भी हो, अंतर्मुख चारित्रिक विशेषता भी हो, जो कि हम माटी की मूर्तें पढ़ते समय इन गुणों से उसमें सरोकारिता हमारी होगी, हम देख पाएंगे। लेकिन रेखा चित्र को एक स्वतंत्र विधा के रूप में अगर कहें कि स्थापित करने, देखिए एक होता है कि उसको चरम प्रसिद्धि किसने दिया, एक है कि उसको एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित किसने किया, किस रचना के माध्यम से। तो वो रचना जो स्वतंत्र विधा के रूप में इसको स्थापित करने में अपना योगदान देने का काम करता है वो है पद्म पराग। और ये पद्म पराग जो संस्मरणात्मक निबंध और रेखा चित्रों का संकलन है, ये किसकी रचना है? पद्म सिंह शर्मा का। और पद्म पराग के पद्म सिंह शर्मा इनसे प्रभावित होकर फिर आप देखेंगे अन्य जो रेखा चित्रकार है उसमें श्री राम शर्मा, हरिशंकर शर्मा, बनारसी दास, ये सभी भी आते हैं जो फिर लेखन में सक्रिय होते हैं। लेकिन एक बोलती प्रतिमा करके बहुत प्रसिद्ध रेखा चित्र है 1937 में आया, जिसने निम्न वर्ग के पात्रों को सजीव रूप दिया है। और ये किसकी रचना है? श्री राम शर्मा की। बहुत प्रसिद्ध रचनाओं में ये है रेखा चित्र के तौर पे देखा जाए। अब एक चीज ये देखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जो है वो बेनीपुरी के संबंध में कहते हैं, क्योंकि हम माटी की मूर्ति पढ़ रहे हैं तो विशेष तौर पे रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो मैथिली शरण जी ने बेनीपुरी के संबंध में कहा है कि लोग माटी की मूर्ति बनाकर सोने के भाव बेचते हैं। माटी की मूर्त बनाएंगे, सोने के भाव बेचेंगे, लेकिन बेनीपुरी जी ने सोने की मूर्ति यानी वो 11-12 पात्रों को अगर जीवंत कर देते उनके माध्यम से सेंट्रल हजारीबाग जेल में रह के, तो वो सोने की मूर्ति बनाते हैं लेकिन उसका मूल जो है माटी का रखते हैं। ये इनकी विशेषता है मैथिली शरण जी। क्योंकि आप देखेंगे एक तरीके से रेखा चित्रकार के तौर पे इनका हो गया, बेनीपुरी जी जितनी प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं, या महादेवी वर्मा जी का देखेंगे तो और लोगों ने लिखा। अब अन्य रेखा चित्रकारों में आप देखें देवेंद्र सत्यार्थी हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, सत्यवती मलिक है, ओंकार शरद है, विनय मोहन शर्मा है। लेकिन प्रसिद्धि के आधार पर बेनीपुरी जी का बोलबाला है। जिस तरीके से उन्होंने संवेदनशीलता विवेक के साथ चीजों को रखा है, तो उस तरीके से कहते हैं कि रामवृक्ष बेनीपुरी अगर देखें तो रेखा चित्रकार के तौर पे निर्विवाद रूप से हिंदी के सर्वश्रेष्ठ रेखा चित्रकारों में शुमार हो जाते हैं। माटी की मूर्ति इनका 46 में संग्रह आता है जिससे इनको विशेष ख्याति मिली। और उसमें एक एक पात्रों को, जैसे इन्होंने रजिया को एकदम जीवंत कर दिया कि निम्न वर्ग की एक बालिका को किस तरीके से हम किस दृष्टि से देख सकते हैं। बलदेव सिंह, बाल गोविंद भगत, बुधिया, सरजू भैया, इन सबसे तो अभी हम लोग जो है जैसे जैसे पढ़ेंगे तो उससे रूबरू होते चलेंगे। इनके अलावा इन्होंने जो है 1950 में जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने, इनका एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध दूसरा भी इसी तरीके रेखा चित्र संग्रह आता है। ये कई बार एग्जामों में देखेंगे आप, पूछा जाता रहा है। ये इसका नाम है गेहूं और गुलाब। ये जो गेहूं और गुलाब है ये कब आया? इनका 1950 में। और इसमें अगर देखें तो 25 रेखा चित्र को इन्होंने संकलित किया है। तो कलेवर के जैसे लेखक ने इन्हें अपने पुराने रेखा चित्र जो थे उसकी अपेक्षा छोटा रखा है, लेकिन फिर वही है कि भाषा भावना प्रधान है और कुशल लेखनी से इन्होंने इसको भी जीवंत कर दिया। दूसरा एक महत्वपूर्ण नाम आता है महादेवी वर्मा जी का, महादेवी वर्मा का। और महादेवी वर्मा जी का आप देखें तो एक तो जैसे इन्होंने अतीत के चलचित्र है इनका, अतीत के चलचित्र हो गया इनका, स्मृति की रेखाएं हो गई, और इसी की तरीके से इनके पथ के साथी हो गए, श्रृंखला की कड़ियां हो गई। ये भी इनके संग्रह हैं। तो अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं में समाज के पोषित वर्ग और नारी के प्रति सहानुभूति दिखता है। पथ के साथी में इन्होंने जो इनके साथ के साहित्यकार रहे हैं उनके चित्रों को लिपिबद्ध कर दिया जो भी इनकी स्मृति में रहा है। और इनके अलावा देखिए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को देखें तो शैली के जैसे बेनीपुरी के समान ही सम्मान उनको भी प्राप्त है। अगर लेखक की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है, इन्होंने भी लिखा है। इनके बहुविध विषयों में जीवन की प्रेरणा देने वाले रेखा चित्रों की भरमार है। जैसे इन्होंने लिखा है भूले हुए चेहरे, बाजी पहलिया के घुघरू, जिंदगी मुस्काई, तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण इनका भी पड़ जाता है। जैसे अगर कन्हैयालाल जी का देखेंगे
तो जैसे भूले हुए चेहरे हो गया इनका। अब ये है कि बहुत ज़्यादा अगर विस्तार में जाएँगे तो फिर ये है कि मूल विषय पे भी हमें आना है। इनका ऐसे भूले हुए चेहरे, अब भूले हुए चेहरे तो कहते हैं भूले हुए चेहरे बाजे पायलिया के घुंघरू, बाजे पायलिया के घुंघरू। और अब देखिए कहते हैं कि अगर भूले हुए चेहरे हैं बाजे पायलिया के घुंघरू, और घुंघरू जब बजता है तो क्या होता है, जिंदगी मुस्कुराने लगती है। तो जिंदगी क्या की, जिंदगी मुस्काई। और जब जिंदगी मुस्काती है तो क्या होता है, महके आंगन, तो आंगन जो है महकने लगता है। जब जिंदगी मुस्कुराता है तो आंगन महकने लगता है, और जब महके आंगन तो चहके द्वार। ये याद करना भी थोड़ा सरल हो गया। फिर इनका माटी हो गई सोना, जो कि कई बार पूछा गया, माटी हो गई सोना। ये जो है किसका है, ये जो है संस्मरण रेखा चित्रकार में कन्हैया लाल जी का है, और सब प्रसिद्ध है। और इसी में आगे देखेंगे प्रकाश चंद्र गुप्त भी इस विधा को स्थापित करने में आगे वो योगदान देते हैं। विष्णु प्रभाकर के रेखा चित्र जाने अनजाने, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, हंसते निर्झर दहकती भट्टी, और आगे अन्य लोगों में हमने अभी कुछ नाम गिनाए आपको। इनके अलावा डॉक्टर नगेन, विनय मोहन शर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, ये सभी भी हैं। तो कुल मिला के आप देखेंगे महादेवी वर्मा ने तो यहाँ तक कहा कि अपने रेखा चित्र संग्रह जो अतीत का चलचित्र है उसमें इन्होंने कहा है कि इन स्मृति चित्रों में मेरा जीवन भी आ गया है। यानी जब हम अगर ये सब चीजें लिखते हैं तो इन स्मृति चित्र में मेरा खुद का जीवन भी आ गया। ये स्वाभाविक भी था। कहते हैं कि अंधेरे की वस्तुओं को हम अपने जब प्रकाश में धुंधली या उजली परिधि में लाकर देख पाते हैं तो उसके बाहर तो अनंत अंधकार के अंश है। मेरे जीवन की परिधि के भीतर खड़े होकर चरित्र जैसे परिचय दे पाते वो बाहर रूपांतरित हो जाएंगे। पर जिस परिचय के लिए कहानीकार अपने कल्पित पात्रों को वास्तविकता से सजाकर निकट लाता है, उसी परिचय के लिए मैं अपने पथ के साथियों को कल्पना का परिधान पहनाकर दूरी की सृष्टि क्यों करती हूँ, परंतु मेरा निकटता जनित आत्मविज्ञापन उस राख से अधिक महत्व नहीं रखता जो आग को बहुत समय तक सजीव रखने के लिए ही अंगारों को घेरे रहती है। जो इसके पार नहीं देख सकता वो इन चित्रों के हृदय तक नहीं पहुंच सकता। तो ये कहते हैं। तो इनका आप देखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा महादेवी वर्मा जी का भी योगदान रहा है इस क्षेत्र में। तो ये कुछ हमने थोड़ा सा रेखा चित्र के संबंध में देखा। अब क्योंकि ये जो हम आज पढ़ने वाले हैं रचना माटी की मूर्ति, तो क्योंकि जो माटी की मूर्ति रचना है ये रचना है एक तरीके से अगर देखें रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है ये रचना माटी की मूर्ति। और माटी की मूर्ति के लेखक बेनीपुरी जी अगर देखें तो भारत के एक महान विचारक, चिंतक, मनन क्रांतिकारी, संपादक, पत्रकार, यानी कहना तो एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। मतलब एक तरीके से पत्रकारिता में भी सक्रिय रहे, तो तत्कालीन जो आंदोलन थे उनमें भी सक्रिय रहे, इतने सक्रिय रहे थे कि जीवन में कई बार जेलों का सामना करना पड़ा। जेल में रहते भी थे तो जब जेल से निकलते थे उनके हाथों में पांडुलिपियां होती थी। तो एक विचित्र लेखक आप कह सकते हैं कि हिंदी में जिन्होंने समाज सेवा में कलम से योगदान दिया और कलम के साथ साथ अपना खुद का वहां पे उपस्थिति दर्ज करा के भी योगदान दिया। ये एक तरीके से जो है बेनीपुरी जी शुक्लोत्तर युग के रचनाकारों में आते हैं जिन्होंने रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, नाटक, रेखा चित्रकार के तौर पे मतलब हर एक आप कह सकते हैं कि विधाओं में लगभग अपनी लेखनी चलाई। हजारीबाग जेल में 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन में भी जेल गए। 23 दिसंबर 1899 बिहार मुजफ्फरपुर में जन्म हुआ इनका। और जहाँ पे जिस गांव के थे मुजफ्फरपुर जिले में जो बेनीपुर गांव था उसी के नाम पे इन्होंने अपने नाम में भी बेनीपुरी जोड़ा और इनका उपनाम बेनीपुरी यहीं से हुआ। और बचपन में माता पिता नहीं रहे और उनका पालन पोषण ननिहाल में हुआ, प्राथमिक शिक्षा भी वहीं पे हुआ। और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अगर देखें तो 8 वर्ष जेल में बिताए वहां पे। तो एक पक्के देशभक्त भी थे और साहित्य के पत्रकार भी रहे। जैसे युवक, इन्होंने युवक में सक्रिय भूमिका निभाई, उससे पत्रिका निकलता था उसमें वो लिखते रहे। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद ये गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भी सक्रिय रहे। फिर 30 से 42 के दौरान ये अपना समय जेल में व्यतीत किए। लेकिन ये था कि जेल में व्यतीत करते हुए कुछ ना कुछ ये एक तरीके से है कि करते रहो, सक्रिय रहो। ये जितनी भी रचनाएं हमारे सामने आती हैं, राष्ट्रीय भावना की लहू इतना तेज इनके अंदर है कि जब ये हजारीबाग जेल में होते हैं, वहां से बाहर निकलते हैं, तो 2-4 ग्रंथों की पांडुलिपियां लेकर आते हैं। इनके बारे में
रामवृक्ष बेनीपुरी के संबंध में खुद दिनकर जी कहते हैं कि स्वर्गीय पंडित रामवृक्ष बेनीपुरी केवल साहित्यकार नहीं थे, उनके भीतर केवल वही आग नहीं था जो कलम से निकलकर साहित्य बन जाती है। वे उस आग के भी धनी थे जो राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों को जन्म देती है, जो परंपराओं को तोड़ती और मूल्यों पर प्रहार करती, जो चिंतन को निर्भीक और कर्म को तेज बनाती है। बेनीपुरी जी के भीतर बेचैन कवि, बेचैन चिंतक, बेचैन क्रांतिकारी, निर्भीक योद्धा एक साथ निवास। तो मैंने कहा ना कि अलग अलग विधाओं में इन्होंने लेखनी चलाई थी, तो वो चीज इनके अंदर था, इसलिए इनके संबंध में इतनी बातें कही जा रही हैं। और बाकी ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है नारायण जयप्रकाश नारायण जो थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 उस समय जयप्रकाश नारायण के हजारीबाग जेल से भागने में कहते हैं कि बेनीपुर जी ने उनकी मदद की थी। बाकी 1942 अगस्त क्रांति के दौरान भी ये हजारीबाग जेल में इनको रहना पड़ा था। 1957 में बिहार विधानसभा के सदस्य भी रहे। वर्ष 99 में भारतीय डाक सेवा द्वारा इन्हें सम्मान भी मिला। और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, अब जैसे उपन्यास है, यात्रा वृत्त है, और अलग अलग रचनाओं में इन्होंने लेखनी चलाया। तो उपन्यास में जैसे पतितों के देश में, कैदी की पत्नी, दीदी और 7 दिन। यात्रा वृत्तांत में इनके हैं रचना पैरों में पंख बांध कर उड़ते चलो। पैरों में क्या, पंख बांध कर उड़ते चलो। नाटक इनका अम्बवाली बहुत फेमस हुआ। और अम्पाली, सीता की माँ, संघमित्रा, सिंहलावी, सिंघल विजय और रामराज्य, गांव के देवता, नया समाज तथा नेत्रदान। रचनाएं इनके चिता के फूल, सबचित संग्रह और माटी की मूर्ति और गेहूं और गुलाब तो निबंधात्मक संस्मरणात्मक ये रेखा चित्र में आते ही हैं। बाकी जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर, मंगर, निबंध में वंदे बाड़ी विनायको, सतरंगा, जीवनी में कार्ल मार्क्स की जीवनी पे जयप्रकाश नारायण पे लिखा, प्राण प्रताप पे लिखा, टीका में बिहारी सस्सई की सुबोध टीका, संपादन विद्यापति पदावली। इनकी पत्र पत्रिकाएं बहुत प्रसिद्ध रही। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, युवक बहुत प्रसिद्ध था, कैदी, कर्मवीर जनता, तूफान, हिमालय और नई धारा। तो ये आप देखेंगे कि अलग अलग पत्रिकाओं में भी इन्होंने लिखा। बनारसी दास बेनीपुरी के संबंध में कहते यदि हमसे प्रश्न किया जाए कि आज तक का हिंदी का श्रेष्ठ रेखा चित्रकार कौन है, तो मेरा किसी संकोच के बेनीपुरी जी का नाम उपस्थित कर देंगे कि वही है। तो एक तरीके से अगर देखें, और मतलब पत्रकारिता जगत से साहित्य साधना के संसार में भी आए, छोटी उम्र से ये इतनी पत्रिकाओं में भी काम किया इन्होंने, बहुत सारी कृतियों में भी आप देखेंगे अपनी लेखनी चलाई। और यहाँ तक कि इनके स्वर्गीय पंडित रामवृक्ष बेनीपुरी केवल साहित्यकार नहीं थे, उनके डाक टिकट सम्मान में जारी किया गया, वहां से बिहार में पुरस्कार भी इनके नाम से दिया जाता रहा। और इनके अलावा एक बार की बात है कि ये कहते हैं कि इंग्लैंड में मैंने देखा कि इंग्लैंड में जो शेक्सपियर के प्रति जो आदर भाव है, मतलब अपने लेखक के प्रति जो एक भाव होता है, प्रेम होता है, देख कर वो बड़ा सुखद लगा, प्रीतिकर लगा। लेकिन जब हम अपने यहाँ पे देखते हैं, जैसे शेक्सपियर के गांव को देखते हैं, तो उनके मकान को बड़ा संभाल कर रखा गया, उनकी कृतियों को, मूर्तियों को बहुत सजा कर रखा गया है। लेकिन जब हम अपने यहाँ पे आते हैं, भूषण बिहारी, सूरदास, जायसी, इन महान साहित्यकारों के जन्म स्थल को देखते हैं, तो देखते हैं कि उनकी सुरक्षा या उनके स्मारक के रूप को अगर एक तरीके सुरक्षा देने की बात है, तो बिल्कुल कहीं पे कुछ नहीं है। मतलब ये समझिए कि उनके मन में, जैसे शेक्सपियर के गांव वालों या वहां के लोगों के मन में अपनी प्राचीन महान साहित्यकारों के प्रति कितना गहन आदर भाव है। लेकिन जब हम अपने यहाँ के लोगों को देखते हैं, तो यहाँ के लोगों को आप, जैसे मैं रेणु जी का देख के आई वहां पे, तो हम लोग फणीश्वरनाथ रेणु जी का मेला आंचल पढ़ते हैं, पूर्णिया को हम सोचते हैं कि कितना एक तरीके से हिंदी के लिए ऐतिहासिक स्थल हो, कम से कम सुरक्षा के दृष्टि से या कुछ तो संभाल के हो, लेकिन वो कुछ नहीं आपको मिलेगा। तो कहते हैं कि इसी प्रकार नींव की ईंट में भाव था कि जो लोग इमारत बनाने में तनमन कुर्बान करते हैं, वे अंधकार में विलीन हो जाते हैं। बाहर रहने वाले तो गुंबद बनते हैं, जो बाहर रहते हैं वो गुंबद बनते हैं, और जो नींव की ईंट में, यानी जो एक फाउंडेशन में ईंट का काम करते हैं ना, वो गायब हो जाते हैं। बाहर रहने वाले गुंबद बनते हैं और स्वर्ण पत्र से सजाए जाते हैं। चोटी पर चढ़ने वाली ईंट कभी नींव की ईंट को याद नहीं करती। तो इन्होंने ये बात जो इनके मन से एक भाव निकला था, ये कहीं ना कहीं इसी चीज का प्रत्यक्षदर्शी कि इनके मन में वो चीज कष्ट था कि ये स्थिति है हमारे यहाँ पे। देखें तो हमारे यहाँ के साहित्यकारों को। बाकी जो है, अब हम जो हमारे पाठ्यक्रम में माटी की मूर्ति लगा हुआ है, इसको देखेंगे।
अब यहाँ से देखिए नवीन संस्करण में ये इस तरीके से शुरू होता है माटी की मूर्तें। यहाँ पे देखिए माटी की मूर्तें सोने की मूर्तें सिद्ध हुई। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, देखिए यहाँ पे हमने जो है माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी जी का रेखा चित्र करने वाले। तो अब जो है हमने भूमिका पे बात करनी है। तो ये सबसे पहले संस्करण में कहते हैं कि माटी की मूर्ति सोने की मूर्ति सिद्ध हुई। 6 साल में इसकी 60,000 मतलब 6 साल में 60,000 प्रतियां बिक चुकी। इस नवीन संस्करण में एक मूर्त और जोड़ दी गई है। तो इसमें एक और जो है इस संस्करण में एक मूर्त और जोड़ दी गई, नाम है रजिया। क्रम में भी कुछ परिवर्तन किया गया और पाठ में भी इसे आदि से अंत तक सचित्र भी कर दिया गया, चित्रों से भी वो कर दिया गया है। क्या मैं उम्मीद करूं इस नए रूप में ये और भी पसंद की जाएगी। ये गंगा दशहरा, ये ध्यान रखना है इसमें क्या क्या नया चीज इन्होंने, एक तो रजिया ये नया जोड़ दिया गया, 6 साल में इनकी 60,000 प्रतियां जो है बिकी। और ये गंगा दशहरा पे जो है इन्होंने ये बताया हुआ है कि ये जो है आपके सामने जब जा रहा है, मतलब कि तो ये गंगा दशहरा के समय जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए श्री राम वृक्ष बेनीपुरी ये इसको लिखते हैं। अब यहाँ आगे के उसमें हम देखें तो कहते हैं कि ये माटी की मूर्तें हैं। ये जो है माटी की मूर्तें, जब कभी आप गांव की ओर निकले होंगे आपने देखा होगा किसी बड़े या पीपल के पेड़ के नीचे चबूते पर कुछ मूर्तें रखी होंगी। अक्सर गांव वगैरह में भी आप देखें, शहर में कहीं पे भी, तो पीपल का वृक्ष होगा या कोई मान्यता जिसकी होगी, जिस वृक्ष के नीचे आप देखें कुछ मूर्तियां रखी होंगी और मान्यता के अनुसार वहां चढ़ावा चढ़े होंगे। तो अक्सर ऐसा होता है गाँव की तरफ आप निकले या कहीं पे भी और आप नतमस्तक हो जाते हैं एक तरीके से। तो कहते हैं ये मूर्तें जो दिखती हैं आपको, इनमें कोई खूबसूरती है ना रंगीनी है, ना उसमें कोई खूबसूरती है ना रंगीनी है। फलता बौद्ध या ग्रीक रोमन मूर्तियों की हम सैदाई यदि उनमें कोई दिलचस्पी ना ले, उन्हें देखते ही मुंह मोड़ ले, नाक से खोल ले, तो अचरज की कौन सी बात। किंतु इन कुरूप बदशक्ल मूर्तों में भी एक चीज आपको मिलेगा, शायद उस ओर हमारा ध्यान गया भी नहीं, वो है जिंदगी। तो जब आप वहां से गुजरेंगे तो शायद वो बहुत अच्छी खूबसूरत और ना रंगीनी उस तरीके से मूर्ति ना हो, लेखक का कहना है, लेकिन जैसा आपको बौद्ध या ग्रीक रोमन मूर्तियों के हम सैदाई हैं, यदि उनमें कोई दिलचस्पी ना ले, उन्हें देखते ही मुंह मोड़ ले, नाक सिकुड़ ले, तो अचरज की कौन सी बात। लेकिन ये जब आप जा रहे हैं तो ये जो बदशक्ल मूर्त, उनमें एक जो नायाब चीज है वो है जिंदगी, जो कि जल्द आपको कहीं देखने को नहीं मिलता, कोई कितना भी सुंदर हो। ये दरअसल जो है मूर्ति ये माटी की बनी है और माटी पर ही धरी है, इसलिए ये जिंदगी के ज्यादा करीब है और जिंदगी से भी सरोबोर है। ये देखती भी है, ये सुनती है, खुश भी होती है, सांप भी देती है, आशीर्वाद भी देती है। इस मूर्ति की कितनी विशेषता है। एक तो माटी की बनी, माटी का बनना तो ठीक है, वो माटी पे ही धरी है और वो जिंदगी के ज्यादा करीब, यानी माटी से बना है, माटी पे ही रखा है और वो जिंदगी के ज्यादा करीब है और जिंदगी के करीब और उससे सरोबोर भी है। ये आपको देखेगी भी, सुनेगी भी, खुश भी होगी, शाप आशीर्वाद सब। ये मूर्ति ना तो किसी आसमानी देवता की होती है, एक तो ना आसमानी देवता ना अवतारी देवता, ये गांव के ही किसी साधारण व्यक्ति मिट्टी के पुतले ने किसी असाधारण अलौकिक धर्म के कारण एक दिन देवत्व प्राप्त कर लिया, देवता में गिना जाने लगा और गांव के व्यक्ति व्यक्ति के सुख दुख का दृष्टा सृष्टा बन गया। मिट्टी के उन पुतलों की ये माटी की मूर्तें, हाँ ये देखती हैं, सुनती हैं, खुश होती हैं, नाराज होती हैं। खुश हुई संतान मिली, खुश हुई संतान मिली, अच्छी फसल मिली, यात्रा में सुख मिला, मुकदमे में जीत मिली। इनकी नाराजगी हुआ तो बीमार पड़ गए, महामारी फैली, फसल पर उड़े। तो मतलब इनका खुश होना और दुखी होना, अगर वो नाराज तो बीमार पड़ना, महामारी, फसल, घर में आग लग जाना। लेकिन खुश होने पे क्या हुआ, संतान की प्राप्ति, फसल अच्छा हुआ, यात्रा में सुख मिला, मुकदमे में जीत मिली। तो ये जिंदगी के नजदीक ही नहीं है, जिंदगी में समाई हुई है, सबसे बड़ी बात ये है। इसलिए जिंदगी के हर पुजारी का सिर इनके नजदीक झुक जाता है। और बौद्ध और ग्रीक रोमन मूर्तियां दर्शनीय है, देखने योग्य है, वंदनीय है। तो माटी की ये मूर्तें भी उपेक्षणीय नहीं है। आपसे हमारा निवेदन सिर्फ इतना है। तो लेखक ये कह रहा है कि अगर जो है बौद्ध और ग्रीक रोमन मूर्ति देखने योग्य, वंदनीय है,
तो ये जो जिंदगी में समाई और जिंदगी के बहुत नजदीक जिंदगी में मिली हुई मिट्टी में जो मिट्टी से बनी ये मूर्ति है, ये उपेक्षणीय नहीं है। इसलिए आप लोगों से मेरा एक निवेदन है। अब निवेदन लेखक क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपने राजा रानी की कहानियां पढ़ी है, ऋषि मुनि की कथाएं बांची है, नायक और नेताओं की जीवनियों का अध्ययन किया है। वे कहानियां, वे कथाएं, वे जीवनियां कैसी मनोरंजक, कैसी प्रज्वल, कैसी उत्साहवर्धक, हमें दिन दिन उनका अध्ययन मनन अनुशीलन करना ही चाहिए। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आपके गांव में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कहानियां, कथाएं और जीवनियां राजा रानी, ऋषि मुनि, नायक नायकों की कहानी, कथा, जीवनी से कम मनोरंजक, प्रोज्वल और उत्साहवर्धक नहीं है? किंतु शकुंतला, वशिष्ठ, शिवाजी और नेताजी पर मरने वाले हम अपने गांव की बुधिया, बाल गोविंद भगत, बलदेव सिंह और देव की ओर देखने की भी फुर्सत कहाँ पाते हैं। यानी वो होता है ना, कहते हैं कि जो सबसे करीब है, अपने ही आसपास चीजें हैं, तो वो हमें पता ही नहीं चल पाता है कि वो हमारे लिए भी इतना प्रेरणा स्रोत का काम कर सकता है। तो लेखक का भी ये कहना है कि मान लो हमारे यहाँ पे अगर देखें, आप अलग अलग कथा, जीवनी, सब चीजें पढ़ते हैं, लेकिन जो शकुंतला, वशिष्ठ, शिवाजी और नेताजी, इन पे मरने वाले हम अपने गांव के, अब अपने गांव की जो बुधिया, बाल गोविंद भगत, बलदेव और देव से जब हम परिचय प्राप्त करेंगे, जैसे ही कथानक से रूबरू होंगे, तो आपको पता चलेगा कि इन सब में एक खासियत है जो कुछ ना कुछ हमें सिखा सकती है, लेकिन हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे, मृग उसको ढूंढ रहा है वन माए, तो कस्तूरी तो आप उसके मृग के नाप में है, तो वो उस चीज का एक तरीके से यही नहीं समझ पा रहा है कि ये इतना मूल्यवान चीज हमारे पास, हम उसको जंगल जंगल ढूंढ रहे हैं। लेखक का भी कहना है कि हमारे पास तो फुर्सत ही नहीं है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हजारीबाग सेंट्रल जेल के एकांत जीवन में अचानक, क्योंकि मैंने बताया था कि इन्होंने काफी समय अपना जेल में व्यतीत किया, स्वाधीनता आंदोलन में बहुत सक्रिय रहते थे, तो कई बार इनको जेल जाना होता था, तो बहुत समय जेल में लिखते थे। तो ऐसे ही वाकया है कि हजारीबाग सेंट्रल जेल के एकांत जीवन में अचानक मेरे गांव और मेरे ननिहाल के कुछ ऐसे, अब यहाँ पे इनके गांव के भी कुछ ननिहाल के, बताया था माता पिता थे नहीं, तो ननिहाल में पालन पोषण हुआ था, अध्ययन वगैरह भी हुआ था, तो वो चीजें तो स्मृति में रहेगी। अब इनके जीवन में गांव और ननिहाल के कुछ ऐसे लोगों की मूर्तें आंखों के सामने उस जेल में रहते हुए नाचने लगी और मेरी कलम से चित्रण की याचना करने लगी। उनकी इस याचना में कुछ ऐसा जोर था कि अंततः ये माटी की मूर्ति तैयार होकर रही। हाँ, जेल में रहने के कारण बैजू मामा भी इनकी बात में आ बैठे और अपनी मूर्त मुझसे गड़वा दी। तो बैजू मामा इनको स्पेशली कहाँ पे मिल गए थे? वहीं जेल में, और ये बैठ के हजारीबाग सेंट्रल जेल में लिखते हैं, और वहां पे गांव और ननिहाल के जो भी लोग हैं उन मूर्तों को यहाँ पे अब कहते हैं अपनी कलम से गढ़ता हूँ। मैं साफ कह दूं, ये कहानियां नहीं है, ये कहानियां नहीं, जीवनियां हैं। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं साफ ये कह दूं, ये कहानी नहीं है, जीवनियां हैं। ये चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र हैं। जब हम रेखा चित्रकार तो बता रहे थे स्केच का, तो मैंने बताया था कि भाव भंगिमा जितनी भी चीजें हैं और आप उसको एक रूप दे पाए, सब चित्र, तो रेखा चित्र वही हुआ। तो कहते हैं ये चलते फिरते आदमी के सब चित्र में, मानता हूँ कला ने जो है उस पर पच्चीकारी की, किंतु मैंने ऐसा होने नहीं दिया कि रंग रंग में मूल रेखाएं गायब हो जाए। मैं उसे अच्छे रसोइया, मतलब एक चीज ये भी कहते हैं, मैं मानता हूँ कि कला ने उस पर पच्चीकारी की, किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया कि रंग रंग में मूल जो रेखा वो गायब हो जाए। क्यों नहीं ऐसा किया मैंने? क्योंकि मैं उसे अच्छा रसोइया नहीं समझता। लेखक किसे अच्छा रसोइया नहीं समझता? जो इतना मसाला रख दे कि सब्जी का मूल स्वाद ही नष्ट हो जाए, मसाला ही मसाला, सब्जी पता ही न चले। कला का काम क्या है? कला का काम है जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वो जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे। तो इसमें कला के बारे में भी बताया है। एक तो एग्जाम्पल दिया, रसोइया अच्छा वो नहीं जो मसाला ही मसाला, सब्जी का मूल पता नहीं। और कला का काम क्या होता है? जीवन को छिपाना नहीं, कला जीवन को उभारता है। कला वो है जिसे पाकर जिंदगी निखर उठता है, चमक उठता है। डरता था सोने चांदी के इस युग में मेरी ये माटी की मूर्तें कैसे पूजी जाती, यानी कैसे उसकी पूजा की जाती। किंतु इधर इनमें से कुछ जो प्रकाश में आई, हिंदी संसार ने उन्हें सिर आंखों पर लिया। ये मेरी कलम या कला की करामात नहीं है, ये मानवता के मन में मिट्टी के प्रति जो स्वाभाविक स्नेह, उसका परिणाम। उस स्नेह के प्रति मैं बार बार सिर झुकाता हूँ और कामना करता हूँ कुछ और ऐसी
माटी की मूर्ति हिंदी संसार की सेवा में उपस्थित करने का सौभाग्य प्राप्त करूं। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो इन्होंने दिवाली 1946 में इस चीज को इन्होंने आपको जो है सौंपा। अब आगे है यहाँ से एक एक करके जो भी पात्र हैं एक एक रेखा चित्र में, तो इन्होंने रजिया को बोला था कि इसमें ऐड किया गया है। तो सबसे पहले हम रजिया जो एक पात्र है, लेखक कहते हैं कि कानों में चांदी की बालियां, क्योंकि पंक्ति जो होती है शुरुआती पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए देखें रजिया जो है रेखा चित्र ये शुरू होता है कि कानों में चांदी की बालियां, गले में चांदी का हैकल, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गुड़ाई, भर बाह की जो है बूटेदार कमीज पहने, काली साड़ी के छोर को गले में लपेटे, गोरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को संभालने में परेशान वो छोटी सी लड़की जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी, अपने बचपन की उस रजिया की स्मृति ताजा होती जब मैं अभी उस दिन अचानक उसके गांव में जा पहुंचा। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए और जैसे हम कह रहे हैं ना बिल्कुल ऐसे इमेजिन करना है। इमेजिन करते हुए लेखक क्या कह रहा है, मान लो कि लेखक यहाँ पे हजारीबाग सेंट्रल जेल में बैठे हैं और यहाँ पे बैठते ही ये तुरंत सोचने लगते हैं तो इनको एक लड़की दिखती है, उसके संबंध में लड़की के संबंध में बता रहे हैं कि देखें तो गले में हैकल भी पहनी हुई है, चूड़ियां भी पहनी है और काले रंग की ऐसा जो जैसे काले रंग का है तो वो दुपट्टे को ऐसे गले में बांधे हुए है और ये सारी चीजें। और जैसे उस चूड़ियारिन के संबंध में जो रजिया आप देखेंगे यहाँ पे पात्र है, तो वो कानों में कह रहे हैं कि चांदी की बाली पहनी थी, चांदी का हैकल पहनी हुई है गले में, हाथों में चांदी के कंगन है, पैरों में है और बूटेदार कमीज वाली वही काली साड़ी के छोर को गले में लपेटे है और गोरी है। अब वो संभाल नहीं पा रही है, वो चल रही है, बाल के लट जो इधर उधर बिखरे हुए हैं। तो ये स्मृति ताजा कैसे उठी लेखक को, ये बचपन में उसको इस तरीके से रजिया को देखे थे, लेकिन उस बचपन की रजिया को जब जैसे कभी आपने किसी को बचपन में देखा और फिर अचानक बहुत बड़े होने पे आप देख रहे हो तो सडनली आपको वो बचपन वाला दृश्य याद आ जाता है। तो आज लेखक का अचानक जब उसके गांव में पहुंचता है तो उसको वही बचपन वाली रजिया याद आ जाती है। थोड़े फ्लैशबैक में जाके कहानी है, कहते हाँ ये मेरे बचपन की बात है, मैं बताता हूँ। मैं कसाई खाने से रस्सी तुड़ाकर भागे हुए बछड़ी की तरह उछलता हुआ अभी अभी क्या हुआ था, स्कूल से आया था और बरामदे की चौकी पर अपना बस्ता सिलेट पटक कर मौसी से छठ में पके ठेकुए लेकर उसे कुतर कुतर कर खाता हुआ ठेकी पर झूला झूलने का मजा पूरा ले रहा था कि उधर से आवाज आई, देखना बबुआ का खाना मत छू देना। और उसी आवाज के साथ मैंने देखा ये अजीब रूप रंग की लड़की मुझसे 2-3 गज आगे खड़ी हो गई। यानी जैसे बच्चे होते हैं ना, ये स्कूल से आए फटाफट बैग वैग रखे, तो ये अपने यहाँ पे बता रहे कि ननिहाल में रहता ही था और वहां पे जो मौसी थी तो छठ में जो ठेकुआ होता है वो ठेकुआ को मैं खा रहा था, बैठ के मजे में खा रहा था। पीछे से तब तक आवाज आ रहा है कि बबुआ का देखो खाना मत छूना। और मैंने देखा वो अजीब रूप रंग की लड़की मेरे 2-3 गज आगे खड़ी थी। मेरे लिए ये रूप रंग सचमुच अजीब था। अजीब क्यों था, क्योंकि ठेठ हिंदुओं की बस्ती है मेरी, जहाँ लेखक है तो ठेठ हिंदू की बस्ती है और मुझे मेले पेटिए में भी अधिक नहीं जाने दिया जाता देखने के लिए, क्योंकि सुना है बचपन में एक मेले में मैं खो गया था। लेखक को मेले में क्यों नहीं जाने देते, क्योंकि वह बचपन में खोया था। मुझे कोई अवघड़ लिए जा रहा था कि गांव की एक लड़की की नजर पड़ी और मेरा उद्धार हुआ। मैं माँ बाप का इकलौता और माँ चल बसी थी, इसलिए उनकी एकमात्र धरोहर था तो मौसी आंखों से जुगो कर रखती थी। तो इनको प्रेम क्यों इतना मिलता था, माँ थी नहीं, इकलौते थे। और मेरे गांव में भी कहते थे लड़कियों की कमी नहीं, किंतु ना उनकी ये वेशभूषा ना ये रूप, मतलब ठेठ हिंदू की बस्ती थी। और जिस तरीके से वो सामने रजिया दिख गई, ऐसी अद्भुत लड़की उनको कल्पना में या सामने से दिखी नहीं थी। मेरे गांव की लड़कियां कानों में बालियां कहाँ डालती और भरभाग कमीज कहाँ कब पहनती, मैंने उन्हें देखा ही नहीं कभी। और गोरे चेहरे तो मिले हैं, किंतु इसकी आंखों में जो एक अजीब किस्म का नीलापन दिखता वो कहाँ हो। और समूची चेहरे की काट भी कुछ निराली जरूर, तभी तो मैं उसे एक तक घूरने लगा। ये बोली थी रजिया की माँ, जिसे प्रायः ही अपने गांव में चूड़ियों की खांचियां लेकर आते देखता आया था। तो ये बात रजिया की माँ ने बोला था। रजिया जो आती है माँ के साथ, तो कह रहे हैं कि ये बोली थी रजिया की माँ, जिसे प्रायः ही अपने गांव में मैं चूड़ियों की, जैसे
पहले क्या होता है, चूड़ी की खांची वगैरह लेके गांव में आते थे, तो गांव की औरतें जो है चूड़ी वगैरह खरीदती थी उनसे। कहती वो मेरे आंगन में चूड़ियों का बाजार पसार कर बैठी हुई, कितनी बहू बेटियां उसे घेरी हुई थी, मुंह से भाव साव करती और हाथ से खरीदारियों के हाथ में चूड़ियां चढ़ाती हुए सौदे पटाए जा रही थी। अब तक उसे अकेले ही आते जाते देखा था। हाँ, कभी कभी उसके पीछे कोई मर्द होता जो चूड़ियों की खांची ढोता। ये बच्ची आज पहली बार आई थी, मतलब उसकी माँ आती थी और कभी कभी उसके पीछे कोई मर्द आता था, नहीं तो उसकी माँ अकेले ही आती थी। लेकिन ये जो बच्ची आज उसके साथ आई है, रजिया, वो पहली बार आई थी और न जाने किस बाल सुलग सुत्ता ने उसे मेरी ओर खींच लिया था। शायद वो ये भी नहीं जानती थी कि किसी के हाथ का खाना किसी के निकट पहुंचने से ही छू जाता है। माँ जब अचानक चीख उठी, वो ठिठकी सहमी, उसके पैर तो वहीं बंध गए, किंतु इस ठिठक ने उसे मेरे बहुत निकट ला दिया, इसमें संदेह नहीं। मेरी मौसी झड़ उठी, घर में गई और 2 ठेकुआ और एक कसार लाकर उसके हाथों में रख दी है। वो लेती नहीं थी, किंतु अपनी माँ के आग्रह पर हाथ में रख तो लिया, किंतु मुंह से नहीं लगाया। मैंने कहा, खाओ ना, क्या तुम्हारे घरों में ये सब नहीं बनते? छठ का व्रत नहीं होता? कितने प्रश्न, किंतु सबका जवाब ना, ना में ही वो, क्योंकि उनके यहाँ पे कहाँ होगा। वो भी मुंह से नहीं, जरा सा गर्दन हिलाकर, और गर्दन हिलाते ही चेहरे पर गिरे बाल की जो लटे ही नहीं लुटती, वो उन्हें परेशानी से संभालने लगती। अब बिल्कुल आपके एकदम बिंब बन रहा होगा, एक छोटा सा बच्चा है सामने, छोटी सी बच्ची है, काले रंग का गले में बांध रखी है, और बच्चा उससे पूछ रहा है बार बार कि बताओ तुम्हारे यहाँ छठ का व्रत नहीं होता? उनकी मौसी लाके उनको ठेकुआ दे रही हो, बच्ची कह रही ना ना नहीं ले रही है, और चुड़ियारी में बैठी है उसकी माँ, वो कह रही है कि ले लो। ये सब बिल्कुल एकदम आपको लगेगा कि शब्दों के माध्यम से बिल्कुल रेखाएं खींचती चली जा रही हैं। सामने रजिया है, लेखक है, उनकी माँ है, उनकी मौसी है। अब कह रहे हैं, जब उसकी माँ नई खरीदारियों की तलाश में मेरे आंगन से चली तो रजिया भी पीछे हो गई। मैं खा कर मुंह धोकर अब उसके निकट था, और जब वो चली, जैसे उसकी डोर में बंधा, थोड़ी दूर तक घिसटता गया। शायद मेरी भावुकता देखकर ही चुड़ियानों के मुंह पर खेलने वाली अजस्र हंसी और चुगल में उसकी माँ बोली, बबुआ जी रजिया से ब्याह कीजिएगा। अब देखिए मजाक कर दी, क्योंकि वो बच्चे थे और वो खींचा जा रहा था, तो बोले कि बबुआ जी रजिया से ब्याह कीजिएगा। फिर बेटी की ओर मुखातिब होती मुस्कुराहट में कहा, क्यों रे रजिया, ये दूल्हा तुम्हें पसंद है ना? उसका ये कहना कि मैं मुड़कर भागा, ब्याह एक मुसलमानी से ब्याह? अब रजिया की माँ ठठा रही थी और रजिया सिमट कर उसके पैरों में लिपटी थी। कुछ दूर निकल जाने पर मैंने मुड़कर देखा। अब कह रहे हैं, रजिया जो थी, ये रजिया चुड़ियारे, वो इसी गांव की रहने वाली थी। बचपन में इसी गांव में रही और जवानी में भी, क्योंकि मुसलमानों की गांव में भी शादी हो जाती है ना। और ये अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत दिनों तक प्राय उससे अपने गांव में ही भेंट हो जाया करती थी। मैं पढ़ते पढ़ते बढ़ता गया, पढ़ने के लिए शहरों में जाना पड़ा छुट्टियों में जब तक आता। इधर रजिया पढ़ तो नहीं सकी, हाँ, बढ़ने में मुझसे पीछे नहीं रही। कुछ दिनों तक अपनी माँ के पीछे पीछे घूमती। फिर अभी उसके सिर पर चूड़ियों की खांचियां तो नहीं पड़े, किंतु खरीदारों के हाथों में चूड़ियों पहनाने की, जो चूड़ियां पहनाने की कला है, वो जान गई थी। उसके हाथ मुलायम तो बहुत मुलायम। नई बहुओं की ये राय थी, वो उसी के हाथ से चूड़ियां पहनना पसंद करेंगी। उसकी माँ इसे प्रसन्न ही हुई। जब तक रजिया चूड़ियां पहनाती, वो नई नई खरीदार में फंसाती। रजिया बढ़ती गई, जब जब भेंट होती, मैं पाता उसके शरीर में नए नए विकास हो रहे हैं, शरीर में और स्वभाव में भी। पहली भेंट की बात पाया था, वो कुछ प्रगल्भ हो गई है। मुझे देखते ही दौड़ कर निकट आ जाती, प्रश्न पर प्रश्न पूछती, अजीब अटपटे प्रश्न। देखिए तो, ये नई बालियां आपको पसंद है? क्या शहरों में ऐसी ही बालियां पहनी जाती हैं? मेरी माँ शहर से चूड़ियां लाती है, मैंने कहा है वो इस बार मुझे भी ले चले। आप किस तरफ रहते हैं, वहाँ क्या भेंट हो सकेगी? वो बकी जाती, मैं सुनता जाता। शायद जवाब की जरूरत वो भी नहीं महसूस करती। फिर कुछ दिनों के बाद पाया, वो अब कुछ सकुचा रही है। मेरे निकट आने के पहले वो इधर उधर देखती, और जब कुछ बातें करती तो ऐसी चौकन्नी सी कि कोई देख ना ले, सुन ना ले। एक दिन जब वो इसी तरह बातें कर रही थी कि मेरी भौजी ने कहा, देखियो रे जिया, बबुआ जी को फुसला नहीं लीजिए। वो उनकी ओर देखकर हंस तो पड़ी, किंतु मैंने पाया उसके दोनों गाल लाल हो गए और उनकी नीली आंखों के कोने मुझे सजल से लगे। मैंने तब से ध्यान दिया, जब वो लोग कहीं मिलते हैं, बहुत सी आंखें हम पर भालों की नोक ताने रहती है। रजिया बढ़ती गई, बच्ची से किशोरी हुई, और अब जवानी के फूल उसके शरीर पर खिलने लगे हैं। अब भी वो माँ के साथ ही आती है, किंतु पहले वो माँ की एक छाया मात्र लगती थी। अब उसका स्वतंत्र अस्तित्व है, और उसकी छाया बनने के लिए कितनों के दिलों में कसमसाहट है। जब वो बहनों को चूड़ियां पहनाती होती है, कितने भाई तमाशा देखने को यहाँ एकत्र हो जाते हैं। क्यों? बहनों के प्रति भातृभाव या रजिया के प्रति अज्ञात आकर्षण उन्हें खींच लाता है। जब वह बहुओं के हाथों में चूड़ियां ठेलती होती है, पतिदेव दूर खड़े कनखियों से देखते रहते हैं। क्या
अपनी नवोढ़ा की कोमल कलाइयों पर क्रीड़ा करती हुई रजिया की पतली उंगलियों को। और रजिया को इसमें रस मिलता है। पतियों से चुहल करने से भी वो बाज नहीं आती। बाबू, बड़ी महीन चूड़ियां हैं, जरा देखिएगा कहीं चटक न जाए। पतिदेव भागते हैं, बहुएं खिलखिलाती हैं, रजिया ठट्ठा लगाती है। अब वो अपने पेशे में निपुण होती जाती है। हाँ, रजिया अपने पेशे में भी निपुण होती जाती थी। चूड़ियारिन के पेशे के लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए कि उसके पास रंग बिरंगी चूड़ियां हों, सस्ती टिकाऊ टटके से टटके फैशन की, बल्कि ये पेशा चूड़ियों के साथ चूड़ियारिनों में बनाव श्रृंगार रूप रंग नाजो अदा भी खोजता है, जो चूड़ी पहनने वालियों को ही नहीं उनकी भी मोह सके, जिनकी जेब से चूड़ियों के लिए पैसे निकलते हैं। सफल चूड़ियारिन ये रजिया की माँ भी किसी जमाने में क्या कुछ कम रही होगी। खंडहर कहता है इमारत शानदार थी। मतलब कि उसको, यानी एक तरीके से देखें जिस तरह रजिया आज बेचती है, तो कहते हैं कि सिर्फ ये नहीं कि सुंदर सुंदर चूड़ियां आपके पास हो, और अच्छी चूड़ियों से ही आपकी बिक्री बढ़ेगी। चूड़ियारिन जो है ना, उसके ढंग भी होने चाहिए, उसमें भी रूप सौंदर्य होना चाहिए, और वो एक आकर्षण होना चाहिए कि लोग खींचे हैं। और कहते हैं, खंडहर कहता है इमारत शानदार थी, कि उसकी माँ भी एक जमाने में कम नहीं रही होगी जैसे आज रजिया है। ज्यों ज्यों शहर में रहना पड़ता गया, अब लेखक कह रहा है कि मेरा ज्यों ज्यों शहर में रहना बढ़ता गया, रजिया से भेंट भी दुर्लभ होती गई। और एक दिन वह भी आया जब बहुत दिनों पर उसे अपने गांव में मैंने देखा। पाया उसके पीछे एक नौजवान चूड़ियों की खांची सिर पर लिए है। अब एक तरफ तो रजिया है, उसके पीछे लेकर देख रहा है एक नौजवान चूड़ियों की खांची सिर पर लिए है। मुझे देखते ही वो सहमी सिकुड़ी और मैंने मान लिया ये उसका पति है। किंतु तो भी अनजान सा ही पूछ लिया, इस जमूरे को कहाँ से उठा लाई है रे? इसी से पूछिए, साथ लग गया तो क्या करूं? नौजवान मुस्कुराया। रजिया बेसी बोली, ये मेरा खाविंद है। यानी ये मेरा खाविंद है, यानी मालिक है, पति है। खाविंद। बचपन की उस पहली मुलाकात में उसकी माँ ने दिल्लगी में जो कह दिया था, न जाने वो बात कहाँ सोई पड़ी थी, अचानक वो जगी और मेरी पेशानी पर उस दिन सिकन जरूर उठ गए होंगे, मेरा विश्वास है। और एक दिन वह भी आया कि मैं भी खाविंद बना, मेरी रानी को सुहाग की चूड़ियां पहनाने। उस दिन यही रजिया आई, और उस दिन मेरे आंगन में कितनी धूम मचाई इस नटखट ने। यह लूंगी वो लूंगी, और ये मुंह मांगी चीजें नहीं मिली तो वो लूंगी की दुल्हन टापती रह जाएगी। हट हट, तू बबुआ जी को ले जाएगी तो फिर तुम्हारा ये हसन क्या करेगा? भौजी ने कहा। ये भी टापता रहेगा बहुरिया, कहकर रजिया ठट्ठा मारकर हंसी और दौड़कर हसन से लिपट गई। ओहो मेरे राजा, कुछ दूसरा ना समझना। हसन भी हंस पड़ा। मतलब हसन जो था वो रजिया का पति था, और इनकी भौजी जो है लेखक, वो कह रहे हैं कि वो मजा ले रही थी, और जो लेखक है उनकी पत्नी रानी थी। रजिया अपनी प्रेम कथा सुनाने लगी, किस तरह ये उसके, यानी क्या, किस तरह ये हसन उसके पीछे पड़ा, किस तरह झंझटें आई, फिर किस तरह शादी हुई, और वह आज भी किस तरह छाया सा उसके पीछे घूमता है, ना जाने कौन सा डर लगता रहता है इसे। और फिर मेरी रानी की कलाई पकड़कर, यानी लेखक कहता है उनकी पत्नी रानी, उनकी कलाई पकड़कर बोली, मालिक भी तुम्हारे पीछे इसी तरह छाया की तरह ढोलते रहे दुल्हन। सारा आंगन हंसी से भर गया था, और हंस हंस उस हंसी में रजिया के कानों की बालियों ने अजीब चमक भर दी थी, मुझे ऐसा ही लगा था। अब आगे कहते हैं लेखक की जीवन का रथ खुरदुरे पथ पर बढ़ता गया, मेरा भी रजिया का भी। इसका पता उस दिन चला जब बहुत दिनों पर उससे अचानक पटना में भेंट हो गई। ये अचानक भेंट तो थी, किंतु क्या इसे भेंट कहा जाए? मैं अब ज्यादातर घर से दूर दूर ही रहता, कभी एक आध दिन के लिए घर गया तो शाम को गया, सुबह भागा। तरह तरह की जिम्मेदारियां, तरह तरह के जंजाल। इन दिनों पटना में था, यो कहिए पटना सिटी में। एक छोटे से अखबार में, मतलब ये बता रहे हैं कि एक छोटी सी अखबार में था, पीर बावर्ची भिस्ती की तरह। यूं जो लोग समझते हैं कि मैं संपादक ही हूँ, उन दिनों न इतने अखबार थे न इतने संपादक, इसलिए मेरी बड़ी कदर है। ये मैं तब जानता जब कभी दफ्तर से निकलता, देखता लोग मेरी ओर उंगली उठाकर फुसफुसा रहे हैं। लोगों का मुझ पर ये ध्यान, मुझे हमेशा अपनी पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखना पड़ता। एक दिन मैं चौक के एक प्रसिद्ध पान वाले की दुकान पर पान खा रहा था। मेरे साथ मेरे कुछ प्रशंसक नवयुवक थे, एक दो बुजुर्ग भी आकर खड़े हो गए। हम पान खा रहे थे और कुछ चुहल ही कर रहे थे कि एक बच्चा आया और बोला, बाबू वो औरत आपको बुला रही है। औरत बुला रही है चौक पर? मैं चौंक गया। युवकों में थोड़ी हलचल, बुजुर्गों के चेहरे पर की रहस्यमयी मुस्कान भी मुझसे छिपी नहीं रही। औरत?
कौन? मेरे चेहरे पर गुस्सा था। वो लड़का सिर पिटाकर भाग गया। पान खाकर जब लोग इधर उधर चले गए, अचानक पाता हूँ मेरे पैर उसी ओर उठ रहे हैं जिस ओर उस बच्चे ने उंगली से इशारा किया था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर पीछे देखा, परिचितों में से कोई देख तो नहीं रहा है। इस चौक की शाम की रोमानी फिजा में किसी को किसी की ओर देखने की फुर्सत कहाँ। मैं आगे बढ़ता गया और वहां पहुंचा जहां उससे पूरब वह पीपल का पेड़ है। वहां पहुंच ही रहा था कि देखा, पेड़ के नीचे चबूतरे की तरफ से एक स्त्री बढ़ी आ रही और निकट पहुंचकर वो कह उठी, सलाम मालिक। धक्का सा लगा किंतु पहचानने में देर नहीं लगी। उसने जो ही सिर उठाया, चांदी की पालियां जो चमक उठी। रजिया, यहाँ कैसे? मेरे मुंह से निकल पड़ा। सौदा सुलभ करने आई हूँ मालिक। अब तो नए किस्म के लोग हो गए हैं ना। अब लाख की चूड़ियां कहाँ किसी को भाती हैं। अब लाख की चूड़ी कहाँ किसी को भाती है। नए लोग, नई चूड़ियां। आज साज श्रृंगार की कुछ और चीजें भी ले जाती हैं, पाउडर क्लिप, क्या क्या चीजें हैं। नया जमाना, दुल्हनों के नए नए मिजाज। फिर जरा से रुककर बोली, सुना था आप यहीं रहते हैं मालिक। मैं तो अक्सर आया करती हूँ। और यह जब तक पूछूं कि अकेली हो या कि एक अर्धवयस्क आदमी ने आकर सलाम किया। ये हसन था, लंबी लंबी दाढ़ियां, 5 हाथ का लंबा आदमी, लंबा और मुस्टंडा भी। देखिए मालिक, ये आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। ये कहकर रजिया हंस पड़ी। अब रजिया वो नहीं थी, किंतु उसकी हंसी वही थी। वही हंसी, वही चुगल, इधर उधर की बहुत सी बातें करती रही और न जाने कब तक जारी रखती कि मुझे याद आया मैं कहाँ खड़ा हूँ और अब मैं कौन हूँ। कोई देख ले तो। किंतु वो फुर्सत दे तब ना, जब मैंने जाने की बात की। हसन की ओर देखकर बोली, क्या देखते हो, जरा पान भी तो मालिक को खिलाओ। कितनी बार हुमच हुमच कर भरपेट ठूस चुके हो बाबू के घर। जब हसन पान लाने चला गया, रजिया ने बताया किस तरह दुनिया बदल गई है। अब तो ऐसे भी गांव हैं जहाँ के हिंदू मुसलमानों के यहाँ से सौदे भी नहीं खरीदते। अब हिंदू चुड़ियारने हैं, हिंदू दर्जी हैं। इसलिए रजिया जैसे खानदानी पेशे वालों को बड़ी दिक्कत होती है। किंतु रजिया ने ये खुशखबरी सुनाई, मेरे गांव में ये पागल खाना नहीं, मतलब कह रहे हैं कि मेरे गांव में ये पागलपन नहीं। और मेरी रानी तो सिवा रजिया के किसी दूसरे के हाथ से चूड़ियां लेती ही नहीं। हसन का लाया पान खाकर जब मैं चलने को तैयार हुआ, वो पूछने लगी, तुम्हारा डेरा कहाँ है? मैं बड़े पेशो पेश में पड़ा। डरिए मत मालिक, अकेले नहीं आऊंगी, ये भी रहेगा। क्यों मेरे राजा? ये कहकर वह हसन से लिपट पड़ी। पगली पगली, ये शहर है शहर। यूं हसन ने हंसते हुए बाहें छुड़ाई और बोला, बाबू, बाल बच्चों वाली हो गई हूँ, किंतु इसका बचपना नहीं गया। और दूसरे दिन पाता हूँ रजिया मेरे डेरे पर हाजिर। मालिक, ये चूड़ियां रानी के लिए, कहकर मेरे हाथों में चूड़ियां रख दी। मैंने कहा, तुम तो घर पर जाती ही हो, लेती जाओ, वहीं दे देना। नहीं मालिक, एक बार अपने हाथ से भी पहना कर देखिए। वो खिलखिला पड़ी। और जब मैंने कहा, अब इस उम्र में, तो हसन की ओर देखकर बोली, पूछिए इससे, आज तक मुझे यही चूड़ियां पहनाता या नहीं। और जब हसन कुछ शर्माया, वो बोली, खा गए मालिक, खा। कैसा मुंह बना रहा है इस समय। लेकिन जब हाथ में हाथ लेता है, ठठाकर हंस पड़ी इतने जोर से कि मैं चौंक कर चारों तरफ देखने लगा। हाँ, तो अचानक उस दिन उसके गांव में पहुंच गया। चुनाव का चक्कर जहां न ले जाए, जिस अवघड़ घाट पर न खड़ा कर दे। नाक में पेट्रोल के धुएं की गंध, कान में शाय शाय की आवाज, चेहरे पर गुर्द गुबार का अंबार, परेशान बदहवास। किंतु उस गांव में ज्यों ही मेरी जीभ घुसी, मैं एक खास किस्म की भावना से अभिभूत हो गया। ये तो रजिया का गांव है, यहाँ रजिया रहती थी। किंतु क्या आज मैं यहाँ ये भी पूछ सकता हूँ कि यहाँ कोई रजिया नाम की चुड़ियारिन रहती थी या नहीं? हसन का नाम लेने में भी शर्म लगती थी। मैं वहां नेता बनकर गया था। मेरी जय जयकार हो रही थी। कुछ लोग मुझे घेरे खड़े थे। जिसके दरवाजे पर जाकर पान खाऊंगा, वो अपने को बड़भागी समझेगा। जिसे दो बातें कर लूंगा, वो स्वयं चर्चा का एक विषय बन जाएगा। इस समय मुझे कुछ ऊंचाई पर ही रहना चाहिए। जीप से उतर कर लोगों से बातें कर रहा था, या यूं कहिए कि कल्पना के पहाड़ पर खड़े होकर एक आने वाले स्वर्ण युग का संदेश लोगों को सुना रहा था। किंतु दिमाग में कुछ गुत्थियां उलझी थी। जीभ अभ्यासवश एक काम किए जा रही थी। अंतर्मन कुछ दूसरा ही ताना बाना बुन रहा था। दोनों में कोई तारतम्यता नहीं थी, किंतु इसमें से किसी एक की गति में भी क्या बाधा डाली जा सकती थी? मतलब पद प्रतिष्ठा होने के बाद किस तरीके से व्यक्ति अपने ही इंसान से नहीं मिल सकता। एक गरिमा पूर्ण जो आवरण होता है, उससे यहाँ पे लेखक भली बात परिचित है। और कहता है कि अचानक लो, ये क्या हो गया? वो रजिया चली आ रही है। रजिया? वह बच्ची? अरे रजिया फिर बच्ची कैसे हो गई? कानों में वो ही बालियां, गोरे चेहरों पर वही नीली आंखें, वही भरभाग की कमीज, वही कुछ लटे जिन्हें संभालती बढ़ी आ रही। बीच में 40-45 साल का व्यवधान। अरे, मैं सपना तो नहीं देख रहा? दिन में सपना? वो आती है जबरन, ऐसी भीड़ में घुसकर मेरे निकट पहुंचती है, सलाम करती है और मेरा हाथ पकड़ कहती है, चलिए मालिक, मेरे घर।
मैं भौचक्का, कुछ सूझ ही नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोग मुस्कुरा रहे हैं। नेताजी, आज आपकी कली खुलकर रहेगी। नहीं, ये सपना है कि कानों में सुनाई पड़ा। कोई कह रहा है कैसी सोख लड़की है, और दूसरा बोला ठीक अपनी दादी जैसी, और तीसरे ने मेरे होश की दवा दी। ये रजिया की पोती है बाबू, बेचारी बीमार पड़ी है, आपकी चर्चा अक्सर किया करती, बड़ी तारीफ करती है। बाबू फुर्सत हो तो जरा देख लीजिए, न जाने बेचारी जीती है या। मैं रजिया के आंगन में खड़ा हूँ। ये छोटे छोटे साफ सुथरे घरे, लिपे पुते चिकन ढूर ढूर आंगन, भरी पूरी गृहस्थी, मेहनत और दयानत के दिन। हसन चल बसा है, किंतु अपने पीछे उसने 3 हसन छोड़ गया है वो। मेरे 3 बच्चे हुए हैं। इनका जो बड़ा बेटा है कलकत्ता कमाता है, मझला पुश्तैनी पुश्तैनी पेशे में लगा है, और छोटा शहर में पढ़ रहा है। यह बच्ची बड़े ये बच्ची है वो बड़े बेटे की बेटी है। दादा का सिर पोते में, दादी का चेहरा पोते में, हूबहू रजिया। ये दूसरी रजिया मेरी उंगली पकड़े पुकार रही है, दादी, वो दादी, घर से निकल, मालिक दादा आ गए। किंतु पहली वो रजिया निकल नहीं रही। कैसे निकले? बीमारी के मैले कुचैले कपड़े में मेरे सामने कैसे आवे? रजिया ने अपनी पोती को भेज तो दिया, किंतु उसे विश्वास न हुआ कि हवा गाड़ी पर आने वाले नेता अब उसके घर तक आने की तकलीफ कर सकेंगे। और जब सुना मैं आ रहा हूँ तो बहुओं से कहा, जरा मेरे कपड़े तो बदलवा दो, मालिक से कितने दिनों पर वेट हो रही है ना। उसकी दोनों बहुएं जो पतोह थे सहारा देकर आंगन में ले आई। रजिया, हाँ, मेरे सामने रजिया खड़ी थी, दुबली पतली रूखी सूखी, किंतु जब नजदीक आकर उसने मालिक सलाम कहा, उसके चेहरे से एक क्षण के लिए झुर्रियां कहाँ चली गई, जिन्होंने उसके चेहरे को मकड़जाल बना रखा था। मैंने देखा उसका चेहरा अचानक बिजली के बल्ब की तरह चमक उठा, और चमक उठी वो नीली आंख जो कोटरों में धंस गई थी। और अरे चमक उठी हैं आज फिर वो चांदी की बालियां, और देखो अपने को पवित्र कर लो। उसके चेहरे पर फिर अचानक लटक कर चमक रही हैं वही लटें जिन्हें समय ने धो पोंछ कर शुभ्र श्वेत बना दिया है। तो ये होता है बड़ा जिंदा दिली वाला जीवंत एक मिलना किसी से। तो रजिया के माध्यम से किस तरीके से बेनीपुरी जी ने उस पूरे दृश्य को ही जीवंत कर दिया कि कभी बचपन में किसी से मिले हों, और फिर वृद्धावस्था के उस फेज में जाके मिल रहे हो, लेकिन फिर भी मिलने में उतनी ही एक तरीके से उत्सुकता जो बरकरार है, वो रजिया की आंखों में लेखक को लेके दिख रहा है वो चीजें। तो इस तरीके से रजिया रेखा चित्र को इन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से अपने शब्दों से जैसे उकेर दिया है कि वो जीवंत हो उठा है। बाकी फिर नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, बलदेव सिंह करके रेखा चित्र है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।